जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे गोली पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, उससे संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे और गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस स्थिति में कहां बनता है, कैसा बनता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं गोली दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण, गोली दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर क्या होता है? गोली दर्पण किसे कहते हैं? तो यदि कांच के किसी खोखले गोले को, जैसे मान लीजिए कांच का कोई खोखला गोला है, इसके किसी भाग को आप काट दीजिए, किसी पृष्ठ को आप काट दीजिए और काटने के बाद एक पृष्ठ पर आप कलई कर दीजिए। चाहे उभरे हुए पृष्ठ पर आप कलई कर सकते हैं या फिर आप दबे हुए भाग पर कलई कर सकते हैं। कलई आप उभरे हुए भाग पर भी कर सकते हैं या दबे हुए भाग पर कर सकते हैं। तो इस तरह से जो प्राप्त दर्पण है वह गोली दर्पण कहलाता है। तो गोली दर्पण किसे कहते हैं? जब किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की कलई कर दिया जाता है या पॉलिश कर दिया जाता है, उसे हम लोग गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। दूसरा होता है उत्तल दर्पण। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। तो अवतल दर्पण क्या होता है? तो ऐसा गोली दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई होती है और धंसे हुए भाग से या दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, उस तरह के दर्पण को हम लोग गोली दर्पण, गोली दर्पण में अवतल दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा गोली दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर चांदी की कलई होती है और दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, उस तरह के गोली दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो ऐसा गोली दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर चांदी की कलई होती है और उठे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, उस तरह के दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये हमारा उत्तल दर्पण है और ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण है और ये क्या है? उत्तल दर्पण है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं को हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दर्पण का ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, ये परिभाषाएं भी पूछ ली जाती हैं। तो इन परिभाषाओं को हम लोग देखते हैं। कुछ परिभाषाएं, गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, परिभाषाएं सम डिफिनेशंस देख लेते हैं हम लोग। कुछ परिभाषाएं हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग पहला देखते हैं ध्रुव क्या होता है। ध्रुव, पोल क्या होता है? पोल, पोल किसे कहते हैं? दर्पण का ध्रुव क्या है, किसे कहते हैं? तो जैसे मान लीजिए यह कोई गोली दर्पण है और गोली दर्पण में यह आपका अवतल दर्पण है और ये आपका उत्तल दर्पण है। ये उत्तल दर्पण है और ये इसका परावर्तक तल है। यह जो जितना तल है
ये परावर्तक तल है। तो इस परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है उसे ही हम लोग दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण के परावर्तक तल के, गोली दर्पण के परावर्तक तल के जो मध्य बिंदु होता है उस मध्य बिंदु को ही हम लोग दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दूसरा चीज, वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र कहते किसे हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोली दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को ही हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे यह कोई गोली दर्पण है, उत्तल दर्पण, ये गोली दर्पण अवतल दर्पण है, तो ये किसी कांच के खोखले गोले का भाग होगा। तो इस जिस कांच के खोखले गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को ही हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। अगली परिभाषा होती है वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या फिर ऐसे बता सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को ही हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मुख्य फोकस क्या होता है। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस हम लोग देखेंगे। इसके बाद मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, फोकस या केवल फोकस भी कह सकते हैं हम। तो मुख्य फोकस क्या होता है ये समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये गोली दर्पण है और मैं बार बार कह रहा हूं ये गोली दर्पण में क्या है? अवतल दर्पण है। ये इसका ध्रुव है। उत्तल दर्पण भी ले लेते हैं हम लोग। ये हम लोगों ने लिया उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण लिया, ये इसका ध्रुव है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे ही हम लोग मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। तो मुख्य फोकस किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को ही हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं फोकस दूरी क्या होता है। फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है? तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को ही हम लोग फोकस दूरी कहते हैं और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो फोकस दूरी क्या होती है? दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही हम लोग फोकस
दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी क्या होता है एक बार और समझ लेते हैं। ये दर्पण का फोकस है, ये दर्पण का ध्रुव है। तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को ही हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये देख लेते हैं गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये देखेंगे हम लोग। तो गोली दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना अब हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें हम लोग केस फर्स्ट पढ़ते हैं, केस फर्स्ट। और केस फर्स्ट क्या है? जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहां हो? अनंत पर हो। तो हम देखते हैं कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है। तो ये हम लोगों ने अवतल दर्पण लिया, ये हम लोगों ने अवतल दर्पण लिया, ये ध्रुव है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये हमने वस्तु अनंत पर लिया, ये वस्तु ए बी है, ये इसका फोकस है, ये इसका वक्रता केंद्र है। तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो अनंत पर स्थित वस्तु से चलने वाली किरणों को हम समांतर ले सकते हैं। अनंत से चलने वाली किरणों को हम लोग समांतर ले सकते हैं। अब जब अनंत से चलने वाली किरणों को हम समांतर ले सकते हैं तो जो किरण वक्रता केंद्र से जाएगी यह वापस टकरा कर इधर आ जाएगी। जो किरण फोकस से जाएगी वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जहां पर ये दोनों किरणें मिल रही हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब हमारा फोकस तल में बन रहा है। तो जब वस्तु अनंत पर होती है, जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस तल में बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। वस्तु से क्या बनता है? छोटा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। तो अब हम लोग केस सेकंड पढ़ेंगे। तो आइए हम केस सेकंड देखते हैं। तो पहली बार हम लोग देखे थे कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है। केस सेकंड है जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच है। तो ये हमारी वस्तु ए बी है, यह अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु है। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो प्रतिबिंब की स्थिति जानने के लिए हमने दो किरण लिया है, एक वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण लिया है और एक मुख्य अक्ष के समांतर और वस्तु से होकर जाने वाली। तो जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वापस लौट कर आ जाएगी और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी वह दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो ये आपका मुख्य फोकस है। जहां पर ये दोनों किरणें एक दूसरे से मिलेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी, वहीं आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है और उल्टा होता है और वस्तु से क्या होता है? छोटा होता है। वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। और कहां बनता है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो ये केस सेकंड हम लोगों ने देखा। अब हमारी वस्तु यहां पर होगी, वक्रता केंद्र पर होगी। तो केस सेकंड हम लोग देखेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर होती है तो इसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। केस चौथा क्या है? फोर्थ केस क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के
बीच हो। ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है और ये हमारी वस्तु है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है और यह प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है। वस्तु से क्या होता है? बड़ा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। किस फिफ्थ क्या है? पांचवा केस क्या है? जब वस्तु फोकस पर हो। तो ये हमारा फोकस है और ये वस्तु है हमारा ए बी और ये आपका वक्रता केंद्र है। तो जब वस्तु हमारी फोकस पर होती है तो इसका प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा होता है। तो जब वस्तु फोकस पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। छठवां केस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर यही पूछता भी है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। तो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और यह प्रतिबिंब सीधा बनता है, यह प्रतिबिंब सीधा बनता है, ठीक है। और वस्तु से बड़ा बनता है, आभासी बनता है। सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो छठवां केस में जो प्रतिबिंब होता है वह प्रतिबिंब आपका क्या बनता है? सीधा बनता है और आभासी बनता है। तो इससे पहले हम लोग देखे थे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उसमें हम लोगों ने 6 केस का अध्ययन किया। अब हम लोग देख रहे हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और इसमें मात्र 2 केस है, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट है। उत्तल दर्पण में 2 पॉइंट है, एक जब वस्तु अनंत पर हो, दूसरा अनंत तथा ध्रुव के बीच हो। तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो अनंत से ये किरणें आ रही हैं तो ये फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होंगी और ये परावर्तन के बाद एक दूसरे के क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। तो जब उत्तल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और यह प्रतिबिंब बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही क्या होता है? छोटा होता है और सीधा होता है और आभासी होता है। जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। दूसरा केस है जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच हो। तो जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है और सीधा होता है और आभासी होता है। दोनों ही केसों में यानी कि उत्तल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वह आभासी बनता है, क्योंकि इसमें किरणें वास्तव में मिलती नहीं है बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच है तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो इस तरह से उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के 2 केस है, एक जब वस्तु अनंत पर हो और दूसरा जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं और यदि आपको कोई सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।